हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग लास्ट क्लास देखने जा रहे हैं एल्कोहल फिनाइल ईथर के ऊपर। हम लोग एमएसटी सीईटी का क्वेश्चन कर रहे थे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एनी साल मतलब कि बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप लग जाए व्हेन हीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स। जब हम लोग एनी साल को हीट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनता है, इसके बारे में आपको बताना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया है ना, देखिए इसमें कितना छुपा हुआ बात एक रखा गया है प्यारे बच्चों लोग कि OCH3 है। यहाँ पर वाटर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन शब्द लिखा है क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे यहाँ पर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, इसका मतलब ये हो जाता है कि इसमें H+ और H2O है ना। इसके अंदर H+ और H2O है। इसको ये ब्रेक करता है और ब्रेक करके बनाता है फिनॉल और मिथेनॉल। फिनॉल और मिथेनॉल ये बना देता है। ये चीज़ हमको पता होना चाहिए जब हम इसको हीट करते हैं तब। देखिए कैसे रिएक्शन होता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये है आपका एनिसाल, है ना, OCH3। इसके ऊपर जब हम लोग H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे तब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है अटैक करता है, ठीक है। ये यहाँ पर अटैक करता है और ये बन जाता है आपका, सबसे पहली बात ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाता है H+, ठीक है ना। अब इसके बाद ये ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है, ब्रेक करने का दो तरीका है। कौन सा तरीका बेस्ट है ये आपको बताना है। तो एक बार मैं यहाँ से CH3+ निकाल दूँ और एक बार मैं बेंजीन पर प्लस निकाल दूँ, कौन सा वाला बेहतर होगा ये आपको बताना है। देखिए अगर मैं पहले ग्रीन कलर वाला ब्रेक करूँ तो ये वाला बेस्ट होगा, क्योंकि इस केस में जो है कि कार्बोकैटायन जो बनता इस समय जो प्लस चार्ज आता है वो आता है मिथाइल पर। ये आपका बनता है OH और CH3+ बनता है, जिसके चलते कि मैं इसके ऊपर फिर से H2O का रिएक्शन करा करके, वाटर का रिएक्शन करा करके और मैं फिर से इस पर नॉर्मल प्रोडक्ट बना सकता हूँ। यहाँ से मैं बाहर निकाल दूंगा H+ को और यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3OH, है ना, ये बन जाएगा। लेकिन अगर मैं येलो वाला बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं येलो वाला बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ उस केस में जो है कि आपका यहाँ पर फेनिल पर कार्बोकैटायन बनता है ना। यहाँ पर फेनिल पर कार्बोकैटायन बनता है और यहाँ पर CH3OH बनता है। इसके बाद फिर अगर मैं इस पर H2O के साथ रिएक्शन करा दूँ तब ये फिनाल तो बन जाएगा, लेकिन जो इसमें ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये जो है कि वेरी लेस स्टेबल है, बहुत ही कम स्टेबल है। इसलिए ये जो है ग्रीन वाले पाथ को फॉलो ही नहीं करेगा। ये पाथ कौन सा फॉलो करेगा, सॉरी येलो वाले पाथ को नहीं फॉलो करेगा, ग्रीन वाले पाथ को फॉलो करेगा और ये बनेगा फिनाल और मिथेनॉल। ये बन जाएगा तुम्हारा फिनाल और यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा मिथेनॉल। समझ पा रहे हो ना, इस प्रकार से रिएक्शंस होते हैं। क्लियर है। तब हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर फिनाल और एक प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर मिथेनॉल। ओके, ये चीज आपका बन रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, फिनाल मिथेनॉल, फिनाल मिथेनॉल, मिथेनॉल फिनाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कार्बिनॉल सिस्टम, कार्बिनॉल सिस्टम के अनुसार द नेम ऑफ आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। किस सिस्टम के अनुसार, कार्बिनॉल सिस्टम के अनुसार। बहुत इजी रिएक्शन है, आप लोग बता सकते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कार्बिनॉल किसको कहते हैं, कार्बिनॉल हम लोग बोलते हैं COH को। इसको मिटाना है ना, हम लोग कार्बिनॉल बनते हैं, बोलते हैं COH को, ठीक है ना। इसका नाम होता है कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। तब हमें बताना है आइसोप्रोपिल एल्कोहल का नाम, CH3 और यहाँ पर CHOH है। तब इसका हमें नाम बताना है। तो देखेंगे हम यहाँ पर ध्यान से, तब यहाँ पर क्या लगा है, मिथाइल, यहाँ लगा है मिथाइल। तब इसका नाम हो जाता है डाई मेथाइल और इसका नाम होता है कार्बिनॉल। इसका नाम हो जाएगा कार्बिनॉल, तब इसका पूरा नाम हो जाएगा डाई मेथाइल कार्बिनॉल, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट X इन द रिएक्शन स्टेटेड बिलो। इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है ये आपको बताना है। एनी साल के ऊपर रिएक्शन हो रहा है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ
और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, है ना। तब यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रेशन का रिएक्शन हो रहा है। तो हम लोग इस केस में ये बांड ही नहीं ब्रेक होता है, एनिसाल वाला बांड नहीं ब्रेक होता। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता तो वो बांड ब्रेक हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये आपका एनिसाल है, इसके ऊपर वाटर है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ क्या है, कंसंट्रेटेड HNO3 मतलब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हम सभी लोग को पता है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और जब इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तब ये दिखाएगा प्लस M इफेक्ट, और जब प्लस M इफेक्ट दिखाएगा तो आर्थो पर और पैरा पर आ जाता है पार्शियली माइनस चार्ज। यहाँ पर क्या आ जाता है, पार्शियली माइनस चार्ज आ जाता है। और कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रेशन का काम करते हैं, तब उस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और आर्थो और पैरा पर क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप आकर के लगेगा, है ना। आर्थो और पैरा पर NO2 ग्रुप आकर के लगेगा, यानी कि आर्थो नाइट्रो एनिसाल देन पैरा नाइट्रो एनिसाल बनता है, ठीक है ना। आर्थो नाइट्रो एनिसाल और पैरा नाइट्रो एनिसाल बनता है। इस केस में आपका मेजर प्रोडक्ट के तौर पर पैरा नाइट्रो एनिसाल होता है ना। पैरा नाइट्रो एनिसाल ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो और एनिसाल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इसका आईपीसी नेम 4 नाइट्रो और एनिसाल, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। सेम उसी प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा, आर्थो नाइट्रो एनिसाल और 2 नाइट्रो एनिसाल। तो देखें ऑप्शन में क्या दिया है, यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन में दिया है क्या, 2 नाइट्रो एनिसाल और ये फिर ये मेजर प्रोडक्ट पूछा है ना। तो जब मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो 4 नाइट्रो एनिसाल हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग इस रिएक्शंस को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ईथर्स व्हेन डिजॉल्व इन कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब ईथर को हम लोग ठंडे सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तब ये क्या बनता है, ये आपको बताना है। 189 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या बनता है, इसके बारे में हमको देखना है। तो देखिए क्या होता है, जब हम लोग ईथर को ROR को डिजॉल्व करते हैं H2SO4 में, तो H2SO4 में क्या रहता है, H2SO4 अपने आप को ब्रेक करता है, साल्ट स्ट्रांग एसिड है ना, तो स्ट्रांग एसिड अपने आप को ब्रेक करता है H प्लस और HSO4 माइनस में, ठीक है। तब ये क्या होता है, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और जब यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और ये बनता है तुम्हारा ROR, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज हो गया, तब ये वाला H प्लस यहाँ पर आ गया ईथर के पास, तब यहाँ पर बचा हुआ क्या है, यहाँ पर बचा हुआ है HSO4 माइनस, ये साल्ट के रूप में यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। तब इसका नाम होता है ऑक्सोनियम साल्ट, इसका नाम एक होता है ऑक्सोनियम साल्ट, है ना। ये कौन सा कंडीशन है, ये ठंडे के केस में कंडीशन है, ऑक्सोनियम साल्ट बनता है ना। जब कोल्ड कंडीशन होगा तब, कोल्ड कंडीशन होगा तब की बात है। अगर यहीं पर फिर से H2O के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो ये एल्कोहल में ब्रेक हो जाता है, जो कि हमने पहला रिएक्शन आज का देखा था। इस केस में क्या बनता है, इस केस में आपको बनता है ऑक्सोनियम साल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एथॉक्सी बेंजीन एंड रिएक्शन विथ हॉट कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड। एथॉक्सी बेंजीन का इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो इस केस में बनता है एथिल आयोडाइड और फिनाल। इस केस में क्या बनता है, एथिल आयोडाइड और फिनाल बनता है। देखते हैं कैसे होता है ये रिएक्शन, ठीक है। बहुत ईजी रिएक्शन है। इस केस के बारे में हमने पिछले भी वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर है ये आपका एथॉक्सी बेंजीन, ये आपका क्या है, एथॉक्सी बेंजीन है, एथॉक्सी बेंजीन। जब इसके ऊपर रिएक्शन होता है हाइड्रोजन आयोडाइड का, HI के साथ जब रिएक्शन होगा, इस केस में ये क्या करता है, हाइड्रोजन पर है प्लस चार्ज और आयोडीन पर है माइनस चार्ज, ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है। किसके ऊपर अटैक करेगा, आप खुद जान सकते हैं, ये अटैक करता है प्लस चार्ज के पास। जैसे ये प्लस चार्ज के ऊपर अटैक करेगा तब ये क्या बनता है, ये बनता है तुम्हारा OCH2CH3, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर प्लस चार्ज, ठीक है। देखो
अब इस केस में ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, तो इसके पास दो ऑप्शन है कि या तो ये OCH2 वाला यानी कि ये वाला बॉन्ड को ब्रेक कर दे, या तो फिर इसके पास ऑप्शन है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दे। तो व्हाइट वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। इसलिए नहीं बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, क्योंकि इस केस में आपका बनेगा फेनिल कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर। और जो फेनिल कार्बोकैटायन होता है ये क्या होता है, वेरी लेस स्टेबल होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो जब इंटरमीडिएट ही स्टेबल नहीं होगा तो उस केस में वो बनेगा ही नहीं ना, वेरी लेस स्टेबल होता है। इसलिए हमेशा ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, हमेशा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा आपका येलो वाला। और जब येलो वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तब ये क्या बनेगा, तब इस केस में ये आपका बनता है पहले तो फिनाल, और इसके बाद फिर ये बनता है CH3 CH2 और यहाँ पर प्लस चार्ज। अब इसके ऊपर फिर से जो बचा हुआ I- है वो आ जाएगा और आकर के अटैक कर देगा, आकर के अटैक करेगा। और जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और एथिल आयोडाइड बन जाएगा और यहाँ पर ये फिनाल बन जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से इसमें रिएक्शन हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एथिल आयोडाइड एंड फिनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट व्हेन एनी साल ट्रीटेड विथ Br2। जब एनी साल को रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है ना, तब इस केस में क्या बनता है, तो देखिए Br2 के साथ जब रिएक्शन होता है तो इस केस में क्या होता है, ब्रोमिनेशन होता है। और ब्रोमिनेशन में दो प्रकार का ब्रोमिनेशन होगा, एक आर्थो पर और एक पैरा पर। तो इस केस में पैरा ब्रोमो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू द आर्थो ब्रोमो। इस रिएक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे होता है। ये है आपका एनिसाल, है ना, OCH3, ये आपका एनिसाल है। इसके ऊपर जब रिएक्शन कराते हैं Br2 का, किसके प्रेजेंस में, एस्टिक एसिड के प्रेजेंस में, CH3COOH के प्रेजेंस में, तब ये बनता है OCH3। तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर ये पैरा पर आर्थो पर ब्रोमीन लगता है और एक ठो पैरा पर ब्रोमीन लगता है ना, एक ठो लगता है आपका पैरा पर ब्रोमीन। यहाँ पर खास बात यह है कि जो आर्थो ब्रोमीन है यह बनता है केवल और केवल 10%, और जो पैरा ब्रोमीन है, पैरा ब्रोमो एनिसाल है, ये बनता है आपका 90%। तब इस केस में जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिसाल एज ए मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द 2 प्रोपाक्सी बेंजीन। 2 पर प्रोपाक्सी लगा है और बेंजीन लगा है। तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा मेथाक्सी, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटाक्सी, और ये हो जाएगा आपका नॉर्मल प्रोपाक्सी है ना, 1 प्रोपाक्सी है, 1 2 3 है ना। तब इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 2 प्रोपाक्सी बेंजीन, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये IUPAC नेम पूछा गया था, तो इस प्रकार से हम बता लेंगे। ठीक है, अगला, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट X इन द रिएक्शन। इस केस में कौन सा मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन कराना है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तब इस केस में जो रिएक्शन होता है वह आपका क्या बनेगा, इसके बारे में बताना है। इस केस में 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन आपका एज ए मेजर प्रोडक्ट प्राप्त होता है ना। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने देखा था वो नॉर्मल वाला रिएक्शन, उसी प्रकार से भी होगा। देखते हैं कैसे, रफ पर एनिसाल दिया है ना, एनिसाल के ऊपर हम लोग देखते हैं। ये है आपका एनिसाल, इसके ऊपर हमें रिएक्शन कराना है, एसाइलेशन कराना है CH3COCl, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इस रिएक्शन का नाम होता है। AlCl3 के साथ रिएक्शन होगा, तब इस केस में हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसका मैकेनिज्म के बारे में भी हमको बताने का अलाउ नहीं है क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। COCH3 अब अलाउ कौन करेगा हमारे लिए, तो हम खुद अपने आप से अलाउ करते हैं, है ना। तो ये होता है आपका, इसका नाम होता है 2-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। इसका नाम होता है क्या, 2-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, 2-मेथॉक्सी और एसिटोफिनोन ये बनता है। और ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और बनता है, और वो कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पर OCH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो इसका नाम होता है 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन
फिनोल इसका नाम होता है। ठीक है ना, ये आपका बनता है मेजर प्रोडक्ट। क्या होता है ये? मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें वही ऑप्शन देख लेंगे क्या दिया है, 4-मेथॉक्सी-एस्टोफिनोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस केस में वाई प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके बारे में हमको बताना है। तो इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है। इस केस में क्या होता है ना कि निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है। ये एक्चुअल में इस चैप्टर का है ही नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो जो ये हाइड्रोजन है ना, ये चाहे कार्बोनिल ग्रुप का डबल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो, सबको रिड्यूस करता है और हर जगह एक हाइड्रोजन पहुंचा देता है। तो जब यहाँ पर हाइड्रोजन पहुंचाएगा तब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो वाई प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है CH3। और देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका बदल जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसके बाद फिर से एक और CH2 है और इसके बाद फिर C से H लगा है, यहाँ पर ऊपर OH लग जाएगा और एक और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये चीज़ आपका बनता है। तो 194 का ए वाला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अनसिमेट्रिकल ईथर। इस केस में अनसिमेट्रिकल ईथर कौन सा है? तो यहाँ पर दिया है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो ये तो ईथर ही नहीं है भाई, ये आपका क्या है, ये आपका जो है कि OH है, मतलब एल्कोहल है। और एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल नहीं पता, ये आपका विसिनल भी हो सकता है या आपका जेमिनल भी हो सकता है। देखिए डाइहाइड्रिक एल्कोहल में OH और OH, ये आपका है विसिनल, और ये इस प्रकार से भी हो सकता है OH जेमिनल। हालांकि जेमिनल स्टेबल नहीं होता है, लेकिन छोड़ते हैं इसको। अब देखिए एनिसाल डाइमेथिल ईथर डाइएथिल ईथर। तो देखिए डाइएथिल ईथर होता है CH3 CH2O CH2 CH3। ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि दोनों तरफ दो कार्बन है। डाइमेथिल ईथर में दोनों तरफ एक एक कार्बन है, तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है ना। लेकिन जो एनिसाल होता है ये आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि एक तरफ बेंजीन है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है। तो ये एनिसाल जो है क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दिस। इसके बीच में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो देखो पहला दिया है COC यानी कि ईथर के बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है ना, ये वाला ऑप्शन गलत है। यही वाला ऑप्शन गलत होगा संभवतः, क्योंकि देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री नहीं, लगभग 110 डिग्री के आसपास होता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तब यहाँ पर लगेगा VSEPR थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे आप लोग, VSEPR थ्योरी, EPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। इस केस में हम लोग पढ़े हैं कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है ना। लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपेयर में, है ना। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के कंपेयर में। तब यहाँ पर इसके बीच में रिपल्सन जो ब्लू कलर से ये सबसे ज़्यादा होगा, जिसके चलते कि कार्बन और कार्बन को नीचे की तरफ दबाएगा, और जब नीचे की तरफ दबाएगा तो बॉन्ड एंगल 180 के बजाय आपका 110 डिग्री के आसपास होंगे। ठीक है ना। आगे दिया है लोअर ईथर्स आर हाईली वोलेटाइल, मतलब जो लोअर ईथर रहते हैं वो अपने आप इवापोरेट हो जाते हैं, एंड हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। हाँ ये वाला ऑप्शन सही है, ये बात सही बोला जा रहा है। ईथर कंटेंट्स ऑक्सीजन एटम, बिल्कुल सही। डाइएथिल ईथर वाज यूज्ड जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जिकल ऑपरेशन। हाँ इसको एनेस्थेसिया के रूप में भी यूज किया जाता है, यानी कि इसमें ए वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच फ्रॉम कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बिनॉल। किस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग कार्बिनॉल बोलते हैं? विच फ्रॉम कंपाउंड्स इज कॉल्ड कार्बिनॉल, मेथिल एल्कोहल, और फिर इसके बाद फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, एनिसाल और डाइएथिल ईथर। तो इसके अंदर हम लोग मेथिल एल्कोहल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बिनॉल बोल सकते हैं। ये चीज़ जो है ना, यही क्या कहलाता है, यही वाला चीज़ कार्बिनॉल कहलाता है। और हमारे मेथिल एल्कोहल में क्या है, CH3OH है, तो इसके अंदर तो ये चीज़ है ही, तो क्या हो जाएगा, कार्बिनॉल हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आइडेंटिफाई अनसिमेट्रिकल ईथर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से जो अनसिमेट्रिकल ईथर है वो आपको बताना है। तो देखिए डाइएथिल ईथर अभी हमने देखा, डाइमेथिल ईथर, डाइफेनिल ईथर, ये सब सिमेट्रिकल है। एनिसाल क्या है, एनिसाल आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है। देखिए कैसे, CH3 CH2O CH2 CH3, ये आपका हो जाता है
डाई एथिल ईथर, और डाई मेथिल ईथर CH3OCH3, ये हो जाता है आपका डाई मेथिल ईथर। इस केस में डाई फेनिल ईथर C6H5O C6H5, ये हो गया आपका डाई फेनिल ईथर। एनिसाल केस में C6H5OCH3, ये आपका अनसिमेट्रिकल है ना। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब नेक्स्ट दिया गया है यूजेज ऑफ एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनाल और ईथर का यूज क्या है इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सिर्फ कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 या 4 क्वेश्चन होने चाहिए। हाँ, बस 3 क्वेश्चन है। लास्ट के 3 क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के। आइडेंटिफाई द रोल ऑफ पीडीसी। पीडीसी का रोल क्या होता है? पीडीसी का नाम मतलब होता है पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, है ना। पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, डाइक्लोरोक्रोमेट इसका नाम होता है, ठीक है ना। पिरिडीनियम क्रोमेट, सॉरी CHROMAT, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसका काम होता है ऑक्सीडेशन का। और ये जो है कि ऑक्सीडेशन करता है किसी भी चीज़ का। इट करीज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इट हेल्प्स द प्रिपेयर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल, इट हेल्प स्टॉप ऑक्सीडेशन प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड स्टेज। हाँ, ये वाला ऑप्शन जो है कि इसका सही है, 199 का C। ये जो है कि ऑक्सीडेशन तो करता है लेकिन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं RCH2OH का, इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन करा देते हैं PDC का, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट का, है ना, तब ये इसको जो है कि एल्डिहाइड पर ही रोक देता है। ये अगर इसको नहीं रोकता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, लेकिन अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हमें PDC का यूज करना होता है, ठीक है ना। ये सबसे पहले इसका यूज है जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में, यानी कि किसी भी चीज़ को जमने से रोकने के लिए, तो इस केस में हम लोग एथेनॉल का यूज करते हैं, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको याद करना ही पड़ता है, हमको भी याद करना पड़ता है, तो हमने भी याद किया है, आपको भी याद करना पड़ेगा, है ना। इसको हम समझ नहीं सकते, बस इसको याद कर सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स वाज यूज्ड इन जनरल एनेस्थेटिक सर्जिकल। अभी हमने ऊपर में देखा कि किस एनेस्थेसिया के लिए क्या चीज़ दिया जाता है, तो इस केस में अभी हमने देखा और हमें पता चला कि डाई एथिल ईथर का हम लोग एनेस्थेसिया के लिए यूज करते हैं, यानी कि किसी को बेहोश करने के लिए ऑपरेशन से पहले इसका यूज करते हैं डॉक्टर साहब लोग, ठीक है ना। तो आज हमारा ये एल्कोहल फिनाल ईथर का बहुत बड़ा एक पोर्शन समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है ना। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है। वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे जितना ज़्यादा क्वेश्चन करे उतना ही कम है। देखिए यहाँ शुरू है आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बुक का अगर किसी को PDF चाहिए तो हमें बोल सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, है ना। थोड़ा सा आपको अमाउंट देना होगा और आपको ये पूरा बुक का PDF मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है CUT के हिसाब से। तो हम नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।